हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु राज और आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर आमतौर पे क्लास 12th में है, पर ये चैप्टर के बारे में मैं ये बता दूँ कि क्लास 8 में भी पढ़ना होता है। आप लोग पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन है या दोस्त, फ्रेंड्स एंड फो। तो ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं आगे। देखो, पहली बात कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो जो कुछ भी बैकग्राउंड साउंड, लाइट सब बेकार है, तो प्रॉब्लम होगा, पर एडजस्ट कर लेना। तो शुरू करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब क्या है पहले ये जानेंगे। और माइक्रोब्स का मतलब पता होगा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें देखने की कोशिश करें तो वो दिखते भी नहीं हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे आँखों से नहीं दिखते, नंगी आँखों से नहीं दिखते, नेक्ड आई से नहीं दिखते, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको माइक्रोब्स बोलते हैं। अच्छा, मैं पहले से लिख लूँगा और ये सारे PDF में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लिख के पढ़ाने में वीडियो लंबा चला जाएगा 4-5 घंटे का, तो मैं नहीं चाहता, छोटा करना है ना। तो बाकी जो प्रॉब्लम होगा वो क्लास में आएंगे तो समझा देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। माइक्रोब्स का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, माइक्रोब्स किसे कहते हैं। तो माइक्रोब्स का मतलब है कि वैसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे हम देख नहीं सकते, नंगी आंखों से देखना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये समझ गया होगा। सेकंड पॉइंट है कि कॉस्मोपॉलिटन। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ये शब्द को समझना, डिटेक्ट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्मोपॉलिटन का असली मतलब होता है सर्वव्यापी। माने ये कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सभी जगह पाए जाते हो। आप जहाँ सोच नहीं सकते, आप जहाँ सोचते होंगे कि यहाँ तो जीवन हो ही नहीं सकता, क्या गोबर में भी होता है। हाँ, वहाँ भी एलोइस, वहाँ भी होता है ये। हाँ, तुम्हारे बॉडी में भी होता है, पेट में गट बैक्टीरिया। वोल्केनो में नहीं होता, वहाँ भी होता है। समुद्र में अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम जहाँ भी सोच सकते हो, वैसे कोई भी स्थान जहाँ भी ये नहीं होंगे वहाँ हो जाएगा। एक बात बताओ, सैलाइन जहाँ तुमको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिखता होगा वहाँ लगता होगा ये नहीं होंगे। इंक्रीज टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ भी होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया वायरस को ना एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं, यानी कि एक्सट्रीमोथर्मोफिल्स, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को ये पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उन्हें। बहुत जहाँ लो टेम्परेचर वहाँ भी मिलेंगे ये। पीएच वही एसिडिटी, जहाँ बहुत ज़्यादा एसिड होगा वहाँ भी मिलेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा बेस होगा वहाँ भी मिलेंगे। ये हार्श प्रेशर, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जहाँ इंसान को सर्वाइव करना ऑफकोर्स मुश्किल है। अपन नखरेबाजी वाले जीव जंतु हैं, हम लोग को ये वो चाहिए तभी सर्वाइव कर पाते हैं, वरना सारे ऑर्गेनिज्म तो किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर लेंगे। इंसान को ही सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ ही होता है। पर हाँ, एक छोटी सी बात अगर कहें तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस यानी कि माइक्रोब्स है, वो सारी जगह पे रह लेते हैं जहाँ पे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एयर में, वाटर में, हर जगह। इसके बारे में ज़्यादा बताना जरूरत नहीं। हाँ, एक टॉपिक पे बहस छेड़ सकते हैं कि माइक्रोब्स फ्रेंड्स है या फॉय। फ्रेंड्स का मतलब पता ही होगा, दोस्त है या दुश्मन। तो अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग किसी इंसान का कुछ अच्छा करता है तो उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है ना। तो ये अक्सर हम लोग इसकी बीमारी कोज करता है, इस डिजीज कोज करते हैं बहुत सारे, तो इस हिसाब से इसको दुश्मन मानते हैं माइक्रोब्स के। पर शायद आप लोग नहीं जानते कि ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त भी है। अगर माइक्रोब्स ना हुआ होता तो हमारी कई सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं, काम हैं जो शायद हो ही नहीं सकता। शायद तुम दही नहीं देख सकते, ताड़ी नहीं देख सकते, दारू भी नहीं होता, बेकर स्टोव भी नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्त भी है और दुश्मन भी। कैसे, दोनों बारे में। दुश्मन के बारे में तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दबा के पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा दोस्त कैसे है, यानी कि आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरफ से हैं, उसकी बड़ाई करेंगे, सिर्फ बड़ाई। तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस यानी सारे के सारे माइक्रोब्स कौन, क्या, कैसे है। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि जो माइक्रोब्स हैं हमारे लिए फोय भी है और फ्रेंड्स भी है। फोय माने, यस सही बोल रहे हो,
फोई माने कि दोस्त और फ्रेंड्स मतलब दुश्मन, है ना। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पर ठीक है, तुम समझ रहे हो। पर अब ये समझने वाले हैं कि असल में जो ये बैक्टीरिया प्लांट में मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं, मेरा मतलब बहुत डाइवर्स है इनके बारे में। तो देखो, मैं एक बात और बता दूं कि ये चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि क्लास 12 के सबसे इजी चैप्टर है ये। तो शायद अगर मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं भी समझते हो तो ये चैप्टर आसानी से तुम समझ जाओगे, मतलब बिना समझे समझ जाओगे, क्योंकि क्लास 8 में 10th में ये सब रिपीट हो रखा होता है, तो बचपन से जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत समझने पे ध्यान देना है और बाकी सारा नोट्स वगैरह तो मिल ही जाएगा। तो देखते हैं आगे, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ लिखा है कि इसका वैरायटी, कहने का मतलब है कि पूरा दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज मिल जाएंगे आपको माइक्रोब्स के, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। RH केटर डाइवर्सिटी में पढ़े हुए 9th क्लास में या फिर 11th में भी 5 प्रकार से उन्होंने बांटा था। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा था। एक बताया मोनेरा, एक ऐसा किंगडम जिसमें उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाला था, और वो भी प्रोकैरियोटिक थे, जिसमें अच्छा सा न्यूक्लियस डेवलप भी नहीं हुआ था। मोस्टली मोनेरा का सोल मेंबर अगर बोला जाए तो वो बैक्टीरिया ही थे। प्रोटिस्टा में थोड़ा और डेवलप हुए, और फंजाई में और डेवलप यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी मिलने लगे, और प्लांटी में तो हम सब जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल तक है उसमें। और एनिमेलिया में तो हम सब सामने खड़े हैं कितना डेवलप है जो। तो असल में इन 5 किंगडम जिसके बारे में हमने बात की, पाँचों के पाँचों में मिलता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए। बताता हूँ। पहला जो ये लिखा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज में ये मिलते हैं माइक्रोब्स, तो वेरी डाइवर्स है। अब चाहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई क्लासिफिकेशन में चल जाए तो मिल ही जाएगा। मोनेरा में तो ऑलमोस्ट सब, प्रोटिस्टा में भी ऑलमोस्ट सब छोटे छोटे ही होते हैं, क्योंकि डेवलप हो रहे होते हैं ना। तो पहले छोटा एक यूनिसेलुलर बना, उसके बाद धीरे धीरे मल्टी सेलुलर पे शिफ्ट हुआ, फिर सेल से टिश्यू लेवल, टिश्यू से, पता नहीं ये बात, ऑर्गन लेवल, तो ये धीरे धीरे हुआ। तो मोनेरा में ऑलमोस्ट सब, प्रोटिस्टा में ऑलमोस्ट, और फंजाई में, यूनिसेलुलर में। अच्छा, फंजाई में एक पहले क्या है कि फंजाई में फंजाई, फंगाई, फंगी सब बोल सकते हैं। तो फंजाई में क्या है कि वैसे तो बहुत सारा होता है, यूनिसेलुलर, मोल्ड्स वगैरह जानते हैं, और भी बहुत सारे फंजाई होते हैं। मशरूम कोई सब्जी नहीं है, कोई फल नहीं है, फंजाई है तो है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक का नाम आप याद रखोगे, फंजाई में सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। यस, एक ऐसा ईस्ट है ये। ईस्ट को ही अच्छे से थोड़ा बोले, स्टाइल मार के तो बोल देते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। तो ये ईस्ट है, तो ये यूनिसेलुलर ईस्ट है, और इसके बारे में हम बहुत इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कबीला ईस्ट है जो ब्रेड भी बनाता है और दारू भी यही बनाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ईस्ट का नाम। अच्छा, प्लांट में हमको पता है कि एल्गी छोटे ही होते हैं, और वो प्लांट किंगडम के ही पार्ट है। तो एल्गी में अगर आप देखोगे कि एल्गी जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर होते हैं, क्लाइडोमोनास, और बहुत सारे ऐसे एल्गी है जो छोटे छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं ऑफकोर्स। और फिर वही प्लांट किंगडम में देखेंगे तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर पे शिफ्ट हुआ है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब पढ़े होंगे 9th में। और ये तो एनिमल है ही। तो एनिमल में तो जानते ही हैं कि एनिमल यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता, सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। पर ऐसा नहीं है, इसमें भी क्या है ना कि जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े, हाँ, तो वॉर्म्स के जो छोटे छोटे कुछ स्टेजेस होते हैं लाइफ के, तो वहाँ वो छोटे छोटे माइक्रोब्स की तरह दिख जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह। यानी कि हमने यहाँ ये समझने की कोशिश की कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RH केटर के साहब के द्वारा दिया गया था, उसमें ऑलमोस्ट सभी किंगडम में माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ओके, तो सच में। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में पहले मोनेरा किंगडम में देखें तो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया में
अगर मोटा मोटी सीप के आधार पे, साइज के आधार पे बांटने की कोशिश करें तो 4 टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। पहला, पहला, ये भी 8 में पढ़ा होगा और 10th में, 9th में भी। तो वैसे खास करके ये 11th में पढ़ना है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। बैसिलस, बैसिलस इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि बैसिलस का एक्चुअली मतलब ना रोड होता है। रोड मतलब बैसिलस बैक्टीरिया आप देखना चाहोगे तो इस प्रकार से दिखेगा आपको, यहाँ ऐसे रोड, यहाँ पे एंडोस्पोर पाया जाता है इस प्रकार से। ओके, तो ये हो गया बैसिलस। कोकस, हाँ कोकस, सही सुना आपने, गोल होता है। कोकस का मतलब ही है गोल, कोकस। तीसरा विब्रियो, विब्रियो का मतलब कॉमा, इस प्रकार से, इस प्रकार से कॉमा जैसा। सही से नहीं बना पा रहा हूँ, बुक्स में मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में, इस प्रकार से कॉमा। और चौथा, बैसिलस समझ गए होगे, कोकस समझ गए होगे, विब्रियो समझ गए होगे, और चौथा स्पाइरल। इसका तो दिख रहा होगा फिगर, स्पाइरल। इससे ना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है, स्पाइरल है ना, यस। चलो स्पाइरल इस प्रकार से स्पाइरल होता है, यहाँ पे फ्लैगला होता है जिसके मदद से ये चलता है। अच्छा, एक वायरस के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। मैंने इसका फिगर बनाया है पर अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके बारे में इसलिए जानना जरूरी क्योंकि इसका पिक्चर एनसीईआरटी में दिया गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वायरस को पहचानिए, एडिनो वायरस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, रेस्पिरेशन वाले बीमारी कॉज करता है। तो ये बीमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने उठा डाल लिया इसमें। तो ये इस प्रकार से कुछ दिखता है, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा, और ये इस प्रकार से ऐसा। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है एडिनो वायरस, ध्यान रखिएगा। ओके, नोट्स का प्रॉब्लम नहीं लेने का, नोट्स मिल जाएगा। साउंड नहीं जा रहा होगा, कोई बात नहीं, फुल करके देख लेने का है। ओके, तो नेक्स्ट आपने कहानी तक सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जो मिस्टेक से एक हादसा आप कह लो, एक बहुत ही अच्छा शानदार चीज़ का आविष्कार हो गया था, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब भी पता होगा, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक मतलब जीवन, तो जीवन के खिलाफ है। हाँ, बैक्टीरिया के मामले में अगर देखें तो उनके लिए खतरनाक है, पर हम लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे, पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आप वो उन्होंने इसी प्रकार से कुछ बनाया था। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। कॉलोनी तो समझते होंगे, कॉलोनी का मतलब होता है कि हाँ, एक जगह पे कई सारे लोग रहते हैं तो उसका कॉलोनी नाम रख देते हैं, जैसे जनता कॉलोनी है ना। ओके, तो कॉलोनी का मतलब तो पता हो, बैकग्राउंड साउंड आता है, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, तो कॉलोनी के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आज हम लोग बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाना सीखेंगे। जी हाँ, बैक्टीरिया, वायरस नहीं, मतलब फंजाई का। अब देखो क्या है कि एक पेट्रो डिश होता है, थाली, हाँ, तो ये पेट्रो डिश हमने ले रखा है। पेट्रो डिश में क्या करा है कि एक कल्चर मीडिया, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करे, तो उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या खाना खाता है वो हम तो जानते ही कि कुछ भी खाते जी लेते है ना, जो हमारे लिए बेकार है उस पर वो जीता है, हमारे टुकड़ों पे पलता है वो तो हमने पेट्रो डिश लिया और उसमें कुछ कल्चर मीडिया डाल दिया, यानी कुछ मटेरियल डाल दिया जिसको वो खा पी के जिंदा रह सके। तो जब हमने कल्चर मीडिया डाला और उसमें बैक्टीरिया डाला तो बैक्टीरिया दिखता ही नहीं है, सच में वो बैक्टीरिया दिख ही नहीं रहा है, एक भी बैक्टीरिया नहीं है उसमें। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बैक्टीरिया तो है ही नहीं, पर क्या होता है 8 से 10 घंटे उसे छोड़ देने पे, छोड़ देना 8 से 10 घंटे, a मोमेंट लेटर, ऐसा वाला सुना तो 8 and 10 hours बाद हम अगर उसे ऑब्जर्व करते हैं ना, मस्त चीज़ दिखता है भाई साहब। क्या होता है कि उसमें ना धब्बा धब्बा सा दिखने लगता है, धब्बा धब्बा सा। हाँ, जो कल्चर मीडिया हम लोग लिए थे, कल्चर मीडिया जो हम लोग लिए थे पेट्रोडिस में, उसमें जो कुछ भी डाला हुआ था उस पर बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाते 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 इतने सारे बढ़ा लेते हैं, लाखों करोड़ों में हो जाते हैं 8 से 10 घंटे बाद। तो
क्योंकि वो छोटे होते हैं। सेल यूनिट लाइफ में पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक्स बहुत छोटे होते हैं, उनका सेल का साइज हम लोग से लगभग 10 गुना छोटा होता है, उनके पास सेल और नर्व्स नहीं होते, तो ऑफकोर्स छोटे होंगे तो वो अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा पाएंगे। हाथी आपको पता होगा कि सालों में एक होता है, बढ़ा पाता है, 3 साल 2 साल में एक बच्चा, और ये इतना छोटा है तो छोटा होगा तो रेप्लिकेट होने में टाइम तो कम लगेगा, तो बढ़ेगा ही। तो हाँ, तो फाइनली इन्होंने अपना बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते अपना कॉलोनी बना लिया। ये अपुन का इलाका, अपुन का इस टाइप का है ना, तो कॉलोनी बना ली। यही तो हुआ था पेनिसिलियम में, बैक्टीरिया कॉलोनी में एक आ गया था पेनिसिल, जो उसको नुकसान पहुंचाता था, एक केमिकल सीक्रेट करता था, बात करेंगे उसके बारे में आगे, अभी देख लेते हैं। तो ये कॉलोनी बना गया और पहले जो बैक्टीरिया दिख नहीं रहा था, हाँ यहाँ दिख नहीं रहा था, वैसे हमने दिखा रखा है पर दिख नहीं रहा था, वही बैक्टीरिया अब दिखना शुरू हो गया। अब दिखना तो शुरू हो गया और एक कॉलोनी में लाखों, यहाँ हमने लिख रखा है कि एक कॉलोनी में 10 के पावर 6 10 के पावर 6 मीन्स 1 लाख 10, वैसे 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख बोल सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उसमें दिखना शुरू हो गए। अब वो कैसे, मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक्सप्लेन। हुआ क्या कि सारे के सारे बैक्टीरिया जब उनको कल्चर मीडिया में डाला गया तो वो अपना नंबर बढ़ाते गए, 8 से 10 घंटे बाद इतने ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा हो गया कि वो सारा दिखना शुरू हो गया। मोल्ड्स में क्या होता है, ब्रेड आप देखे होंगे, तो ब्रेड्स में पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन कई दिनों के बाद देखा जाए तो वही ब्रेड्स जो बहुत छोटे छोटे मोल्ड्स उसमें पड़े होते हैं, वो धीरे 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 बढ़ बढ़ के इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर लेते हैं और कहते हैं कि ख़राब हो गया ये, है ना, देखने से। पर कई बार जब शुरू में ख़राब हो रखा होता है तो हमें नहीं दिखता, पर बदबू से हम कह देते हैं कि ख़राब हो गया। यहाँ पे वही हुआ है, कई सारे कॉलोनी बना लिए, तो एक कॉलोनी में अगर कहें तो लाखों करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इस प्रकार से कॉलोनी जो बना वो दिखना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दही जमा लो। यस, जी हाँ, दही जमा लो। दही तो सालों से जमाया जा रहा है। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन भी होता है कि आई सर, आई भैया, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम दही कैसे जमा होगा। बता दो ना, फर्स्ट टाइम कैसे दही जमा होगा। मैं जानता हूँ क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सब जानते हैं, पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बैक्टीरिया वायरस को हम इतने बेहुदे और बेकार तरीके से देखते हैं, एज अ विलेन देखते हैं, वो हमारे लाइफ में एज अ हीरो बहुत काम करता है। यस, कई सारी चीज़ें जो आज हम देख पाते हैं, खा पाते हैं, पनीर, दही और कई सारी चीज़ें, अगर ये ना होते तो शायद नहीं होता। सफाई कर्मचारी के जैसा भी काम करते, परंतु है ना, यहाँ दही जमाने आए तो दही जमा लेते हैं। देखिए, दही जमाना क्या है कि सबके घरों में, हमारी माता जी, आपकी माता जी, है ना, सब दही जमाते हैं, दादी जी। तो कैसे जमाया जाता दही, प्रोसेस तो पता होगा, उसी को थोड़ा किताबी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। करते क्या है, अक्सर हम लोग दही जमाने के लिए एक दूध नहीं, मतलब दूध का तसली जो भी है वो लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने देते हैं। और ठंडा मतलब बहुत ठंडा नहीं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। उसमें हम दूध में दही डाल देते हैं, यही करते हैं ना। हाँ, तो दूध में दही डाल देते हैं, और दही ढेर सारा नहीं डालते, थोड़ा सा मतलब इतना नहीं है ना, थोड़ा सा तो डाल देते हैं, और फिर उसको रख देते हैं अच्छे से। ठंडा के मौसम में तो हम उसके चारों तरफ माता जी कपड़ा लपेट के पूरा बढ़िया से जमाती है, और गर्मी में, है ना, तो वो क्यों करा जाता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करा जाता है, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे दही अच्छे से जमता है। और फिर सुबह उठते हैं तो क्या दिखता है, वही दूध जो कितना मीठा था, दही बन जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ये सब लैब करता है, लैब मतलब बता रहा हूँ, लैब करता है, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया, लैब का फुल फॉर्म होता है। हाँ, तो लैब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दूध लेते हैं,
ओके, दूध में थोड़ा सा मिल्क डालते हैं। ठीक है, पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो। मिल्क नहीं डालेंगे, ऑफ कोर्स दूध में दही डालेंगे, थोड़ा सा कर्ड डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कर्ड डालते हैं और वो थोड़ा सा कर्ड उस दूध में जाके एज अ स्टार्टर या इनोकुलम, इनोकुलम का मतलब बायोलॉजिकल टर्म है, वही कि दूध से दही बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो एज ए स्टार्टर इनोकुलम काम करना शुरू कर देता है। और जो दूध हम रखे हैं उसमें लैसिड, मतलब उसमें लैब नहीं है, लेकिन जो दही था उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। वो नंबर पेट्रोटिक्स में हमने देखा था 8 से 10 घंटे में कितने सारे नंबर बढ़ा सकते हैं, लाखों करोड़ों में, एक कॉलोनी में लाखों करोड़ हो सकते हैं। पूरा पेट्रोटिक्स में पता नहीं कितना था। तो बहुत ज़्यादा नंबर अपना बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, और जो थोड़ा सा हम लिए थे और जो दूध में डाले थे वो अपना नंबर काफ़ी सारा बढ़ा चुके हैं। और जैसे ही उसका नंबर काफ़ी सारा बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो मिलियंस ऑफ लैब थे, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसका नाम भी जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कई सारे होते हैं, जिसमें एक फेमस है लैक्टोबैसिलस। हाँ हाँ, हम सबसे ज़्यादा फेमस है, हर बच्चा जानता है उसको। लैक दिखता नहीं है पर फेमस, देख रहे हो। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एक लैक्टोबैसिलस है जो क्या करता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो लैक्टिक ये दूध से दही जमाता है, कैसे जमाता है वो देखते हैं। वो क्या करता है कि दही में जाता है, मतलब दही में होता है, वो दूध में गया और दूध है उसको कोगुलेट करना शुरू कर देता है। कोगुलेट का मतलब डेंस, थोड़ा थका। देखते हो दूध से थोड़ा दही थका होता है, मोटा होता है, थोड़ा परतदार होता है। तो वो उसको क्या करता है, डेंस करना शुरू कर देता है, कोगुलेट करना शुरू कर देता है। और ये कर पाता है किसके वजह से वो बताता हूँ। जो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टिक एसिड सिक्रेट करता है। और यही लैक्टिक एसिड सिक्रेट करने की वजह से हमारे दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाता है और वो दही बन जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सिक्रेट करता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि हमारे दूध के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब है कि पूरा पूरा हमारे दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पर काफ़ी हद तक उसे डाइजेस्ट कर दिया। और वही डाइजेस्ट करने की वजह से दूध थोड़ा थका हो जाता है। तो ये मिल्क के जितने भी प्रोटीन्स हैं, मिल्क प्रोटीन्स, उनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। और शायद क्या ऑफकोर्स यही कारण है कि दही को पचाना एज अ दूध काफ़ी आसान होता है। तो दही आसानी से पच जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसको हमारे पेट में दूध हमारे पेट में जाने के बाद पचता, वो उसका प्रोटीन पचाया जाता। लेकिन दही में क्या है कि जो प्रोटीन पचाने का काम हमारा पेट में कई सारे एंजाइम वगैरह करते, वो काम ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस ने पहले ही कर रखा है। तो ऑफकोर्स उसे पचाना काफ़ी आसान होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, दूध से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, कितना अच्छा है, ये सब तो हम जानते ही हैं। पर आज हम लोग दही का पक्ष लेने वाले हैं, इसलिए नहीं क्योंकि दही मेरा फेवरेट है। दही सच में काफ़ी बेनिफिशियल है, न्यूट्रिशनली बेनिफिट है इसके, काफ़ी अच्छा होता है दही। तो दही में, कर्ड में B12, वही बैक्टीरिया जो हमारे गट में पाए जाते हैं, कई प्रकार के माइक्रोब्स जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, उन लोगों को ये बढ़ाते हैं। तो B12 यानी विटामिन 12 इसमें पाया जाता है ना। और ये क्या करते हैं कि स्टमक में जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये करने में भी काम करते हैं और कई सारे इन्फेक्शन से बचाते हैं। स्टमक के लिए काफ़ी, पेट के लिए अच्छा होता है दही। और भी दही सच में बहुत अच्छा चीज़ है। दही में प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, दही सच में काफ़ी अच्छा है। पर यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे थे वो शायद आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं ब्रेड बनाने को। इडली डोसा, ओके अन्ना, इडली खाने का क्या। हाँ, तो इडली डोसा बनाना है, ब्रेड बनाना है, अब ये देखना है ना। तो असल में इसके बारे में बात तो करना ही है। आप सुने होंगे किसी मस्त आटा के ब्रांड पे कि लिखा होता है कि आटा गूंदने के बाद 30 मिनट तक
ऐसे ही छोड़ दे ताकि रोटी फूली होगी। मेरे से फिर भी नहीं फूलता। हाँ, पर कह ये रहा था कि ऐसा क्यों क्यों आप इडली डोसा देखते होगे, दाल या चावल को मस्त एकदम पीस के, या दाल या चावल के आटा को हम लोग फूलने के लिए दे देते हैं कई घंटों तक, और उस इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, और कई सारी चीज़ों, मतलब इडली या बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, है ना, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब क्या है, क्यों, कैसे करा जाता है, देखते हैं। तो क्या होता है कि डॉ, हम आपको ये नहीं पूछेगा कि डॉ क्या है, गूंदा हुआ आटा, लिख भी दिया हूँ। तो ये फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड। अगर हिंदी में नहीं समझे तो किण्वित, नहीं समझ में आया ना, इंग्लिश में ही समझा देता हूँ। फर्मेंटेड का मतलब कि बैक्टीरिया उसको तोड़ तोड़ के एक ऐसा फॉर्म में बना देते हैं ना कि जो होता है वही होता है, पर थोड़ा उसका टेस्ट, मज़ा आ जाता है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है ना, पर ठीक है, साउंड धीरे धीरे फुल करके सुनोगे तो समझ आएगा। तो इडली डोसा ब्रेड कैसे बनता है जी, देखने का है तो देखते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम अगर लें डो ऑफ ब्रेड, आटा जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, इडली डोसा बनाने के लिए, कैसे तैयार किया जाता है, ओके। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि ग्लूकोज, क्या ये अभी नहीं समझ आया, केमिस्ट्री आना चाहिए इसके लिए, पर अभी समझ लिया। आपको याद होगा कि एक बैक्टीरिया के बारे में हमने बोला था कि आप उसका नाम याद रखोगे, उसका नाम याद है इस वीडियो में, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ध्यान रहे, ये बैक्टीरिया नहीं है, फंजाई है, मैं चेक कर रहा था आपको। तो ये फंजाई जो यूनिसेलुलर है, तो वो उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ध्यान रहे, क्योंकि ये एक नंबर का वो बैक्टीरिया है। पता है क्या करता है ये, बता दूँ, किसी को पता होगा तो नहीं, हाँ ठीक है सुनो। क्या है ना कि ये बैक्टीरिया ना दिन में एकदम चकाचक काम करता है, इतना अच्छा लगता है जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं। ये फैक्ट्री में काम करता है, कौन सी, बेकर फैक्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में रोटियां बनाता है ये, ब्रेड बनाता है, और रात में यही ना दारू बनाता है, दारू। हाँ वही अल्कोहल बता रहा हूँ। तो क्या था कि बेकर ईस्ट के बारे में समझ रहे थे। तो बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एक प्रकार का ईस्ट है, और वो क्या करता है कि पफ्ड अप अपीयरेंस जो हम लोग कहते हैं, पफ्ड अप अपीयरेंस का मतलब फूला हुआ आटा। जो इडली देखते हैं फूला होता है, ब्रेड देखते हैं फूला होता है, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, तो जो ये फर्मेंटेड करते रहते हैं ना बैक्टीरिया, उनके साथ, है ना, वो खाते पचाते उन, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो भी खाने वाले पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उसको पफ्ड अप अपीयरेंस देता है, फुला देता है, जिसकी वजह से स्वाद और भी अच्छा लगता है। तो ये लिखा हूँ कि डो ब्रेड बेकर ईस्ट जो है उसको सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, अच्छा यही बेवड़ा भी यही है, ब्रेवर ईस्ट भी यही है, वही है, एक ही आदमी है वैसे, दारू। तो ये क्या करता है कि इसकी वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एल्कोहल फर्मेंटेशन में भी काम आता है। और तो ये यही यहाँ भी एल्कोहल बनाना होता है ना, यहाँ भी एल्कोहल बनना होता है, इसी की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये डो बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, आटा। अब ऐसे ही बनता है इडली डोसा भाई सब, हाँ, साउथ में जाने की जरूरत नहीं है, अब दुकान में खाने की जरूरत नहीं, बना सकते हो। वैसे एक ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, होता क्या है इसमें एक्चुअल में, एनसीईआरटी बता तो नहीं रहा है, पर हमसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो, तो हाँ जी बता सकते हैं। ये ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड में तोड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ने पे समझ आएगा, पर अभी हल्का हल्का समझ लेते हैं कि 2 पायरुविक एसिड में तोड़ता है, और 2 पायरुविक एसिड में ग्लूकोज को तोड़ता है। कौन तोड़ता है, ये बैक्टीरिया। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वही जो लैक्टिक एसिड बनाने वाला है ना, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि एल्कोहल बनाने वाला। एल्कोहल क्या, इथेनॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इथेनॉल जो 2 कार्बन से बना होता है, ऐसे मेथ के बाद एथ आता है तो 2 कार्बन से, फिर इसमें OH लगा होता है, तो ये इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल बनाने वाला
यानी इथेनॉल बनाने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला, दो प्रकार के, समझ लो। तो पायरिक एसिड जो है ग्लूकोज से दो पायरिक एसिड में बना, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटर जो लैक्टिक एसिड बनाएगा, और एक एल्कोहल यानी कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल दो कार्बन बनाता है। तो ये है ग्लूकोज से किस प्रकार से बनता है। इतना डिटेल नहीं पढ़ना था पर समझिए। अब चलते हैं चीज़ी बनाने। चीज़ी नहीं, अरे भाई चीज़ बनी, और एक मस्त चीज़, ताड़ी वाले ताड़ी पिया दो, रुक जाओ। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टोडी ताड़ी। अच्छा, टोडी मीन्स समझ गए तुम लोग। एनसीईआरटी में लिखा गया कि टोडी यानी टोडी साउथ इंडिया का ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और ये हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया का कितना अच्छा बैक्टीरिया वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का योगदान रहा है। तो कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक जो हमारे इंडिया में पिए जाते हैं, है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड भी, तो उन सबको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत अहम भूमिका है। तो उसी प्रकार का एक ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, टोडी यानी ताड़ी। जो एनसीईआरटी ने कहा है कि साउथ इंडिया का कुछ भागों में ताड़ के पेड़ के जो सूट्स होते हैं उनसे निकाला जाता है एक रस, और उसको फर्मेंटेड किया जाता है ना। फर्मेंटेड का मतलब उसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक का, तो फर्मेंटेड किया जाता है, उसको पिया जाता है। तो वो भी एक प्रकार का जो ड्रिंक तैयार किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। तो शायद एनसीईआरटी को नहीं पता है कि हमारा बिहार में भी बनता है चीज़ जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पर कोई बात नहीं, बिहार में वो बंद है पर वो मिलता है। तो टोडी ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, फर्मेंटेड किया जाता है पाम प्लांट से, यानी कि ताड़ के कुछ ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं उनसे। ताड़ी चुहाना जानते हो ना, गाँव वगैरह में दवा के, तो फर्मेंटेड किया जाता है। इससे कुछ और भी फूड आइटम बनाए जाते हैं। जैसे एक मेरी टीचर थी, वो डॉक्टर है, तो उनको क्या था कि वो तैयार करते थे, वो अपना टमाटर वगैरह है तो वो उसको फर्मेंटेड करके करते। एक मिनट, वो बैकग्राउंड साउंड की वजह से रोक दिया था। तो कई सारे फूड आइटम जैसे फिश, सोयाबीन, बम्बू सूट। अच्छा, हमें एक कहानी में पढ़े थे जिसमें लिखा था कि बांस का खाना, तो हमें लगता था बांस का, वैसे बांस का बहुत, बम्बू का सूट्स का बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां अचार बनाई जाती है, वो बहुत बांस जो शुरू निकलता है ना उसका। तो फिश, सोयाबीन, बम्बू सूट्स, ये सारे आइटम्स हैं। सोया टोफू, टेम्पे, सोया सॉस। आपको लग रहा होगा कि कैसी कैसी चीज़ें, हम तो सिर्फ मैगी, पनीर, पास्ता यही सब जानते हैं। अक्सर ये सारी चीज़ें बनाई जाती फर्मेंटेड करके, जिसे बाद में खाया जाए। और फर्मेंटेड चीज़ों के मामले में तो हम लोग उतना कुछ जानते हैं। तो मछली को, सोयाबीन को, बम्बू सूट्स को सोया टोफू, टेम्पे, सोया सॉस, ये सब बनाया जाता है। जैसे टोडी बनाया जाता है उस तरह से फर्मेंटेड करके। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी नहीं खाया ये सब, नहीं पता यार, बस ऐसे ही लिख दिया हूँ। चलो ठीक है, अगला बनाते भारत की सबसे पुरानी और मस्त चीज़, पनीर, चीज़ी, उसके बारे में पढ़ते हैं। देख लिए सब चंगा से ही, आगे चलें। हाँ, तो चीज़ यानी पनीर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, जो कि फेवरेट हम सबका होता है भारतीयों का। और पालक पनीर, ये पनीर, वो पनीर, आलू पनीर, मटर पनीर, है ना। तो ये कैसे बनता है ये देखना ज़रूरी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कई प्रकार के चीज़ होते हैं, कई प्रकार के टेक्सचर होता है, कई प्रकार के फ्लेवर होते हैं, कई। हाँ, हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, दूध फट गया, उसको रख दो और निकाल लो, कपड़ा में लपेटो, कट कट खा लो। लेकिन आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आपको कहाँ से पता होगा, गरीब लोग, आप लोग गरीब लोग को नहीं पता होता है। हाँ, तो डिफरेंट चीज़ होते हैं, फ्लेवर सबका अलग अलग, टेक्सचर अलग, स्मेल अलग। तो कॉमन सी बात है कि अलग टेक्सचर, अलग फ्लेवर, अलग स्मेल, तो माइक्रोब्स भी अलग अलग ही यूज होंगे ना मेरे दोस्त। तो आगे चलें। तो देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है कि कुछ एग्जांपल से आप ये समझ पाओ कि अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग सब कुछ होता है, तो अलग अलग माइक्रोब्स यूज होते हैं। शर्मा जी,
तुम तो ध्यान दो। तो शर्मा जी ने हमें एक चीज़ दिया, स्विस चीज। ओके, स्विस चीज बेसिकली मैं ये याद दिलवाना चाह रहा था कि स्विस चीज एक ऐसा पनीर है, ऐसा चीज है जो बनता है प्रोपियोनी, रिपीट मेरे साथ रिपीट करो, प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से ये बनता है कौन, स्विस चीज़। इसमें एक खासियत है, इसका सुगंध, स्मेल, सब तो टेक्सचर अलग है ही। होता क्या है कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ना करता क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होने की वजह से ये जो चीज़ है इसमें होल बड़े बड़े आपको छेद मिलेंगे, होल मिलेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे कि ख़राब है, क्या है पता नहीं, लेकिन वो सारे स्विस चीज़ में ऐसे छोटे छोटे नहीं, अच्छा खासा बड़ा बड़ा होल मिलेगा, और वो होल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से मिलता है। और वो कौन करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा जी ने दी है स्विस चीज़, याद रख सकते हैं, या एस फॉर शर्मा, एस फॉर स्विस। अच्छा, रोकी 40 चीज़ एक और पनीर जो अपने अंदाज के लिए फेमस है। तो रोकी 40 चीज़ ये बनता है पेनिसिलिन रोकी 40, नाम से ही पकड़ लो। फिर अच्छा ध्यान रखो, पहला जो बोला हमने बैक्टीरियम से पता चल रहा होगा कि ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया। दूसरा जो हमने बोला वो एक फंगाई यानी कवक से बनता है, रोकी 40 चीज़। तो रोकी 40 चीज़ जो है वो पेनिसिलियम रोकी 40 से बनता है। किससे, पेनिसिलियम तो पता ही है फंगाई है, तो पेनिसिलियम रोकी 40 से बनता है, रोकी 40 चीज़। या फिर आप ये देख लो कंफर्ट चीज़ मतलब पेनिसिलियम कंफर्टी से बनता है। तो अलग अलग चीज़, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग स्मेल हो के बनते हैं, और इनके लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। क्या सोच रहे हो ये सारे पनीर ना खाए हो, मैं भी ना खाया हूँ भाई। आगे चलें, अब जो टॉपिक है मस्त है, ये सब तो छोटे छोटे घरेलू सामान जो खाते पीते हैं उनके बारे में था। अब टॉपिक मस्त है, और इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक आने वाला। फर्मेंटर आएगा, वो बनाएंगे जो अल्कोहलिया, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है। आप देखो, हाँ एनसीईआरटी से पढ़ने का ज़रूर, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे इतना ईजी है, सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, यानी कि अभी तक घर पढ़ रहे थे घरों के सामान बनाने में कैसे माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स का यूज होता है। तो अब पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में इसका किस प्रकार से यूज होता है। फर्मेंटर में बड़े बड़े टैंक होता है ना, वो उसमें बनाया जाता है। तो इसमें ही पढ़ेंगे, बड़े बड़े टैंकर्स में दारू बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कर दें। ओके, अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं। ब्रेवर ईस्ट, बेकर ईस्ट, सब नेक्स्ट पार्ट में, बेवड़ा ईस्ट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं, इजी टॉपिक होंगे। उसके बाद फिर एक मस्त टॉपिक आएगा, नाली साफ करने वाला। यही सब पढ़ना है इसमें। गोबर गैस बनाएंगे, है ना, गैस का वैसे ही तंगी है। ठीक है, तो रहने देते ब्रो, बाय। तुमको भी बोल रहे हैं सृष्टि, ध्यान से देखियो।